बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, एमए फाइनल, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक इंडिया। हम पढ़ रहे थे भारतीय कृषि के रूपांतरण के सामाजिक परिणाम क्या थे। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे ज़मीन का उपविभाजन और विखंडन हुआ, उसके बाद कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, किसानों में दरिद्रता बढ़ी। आज हम देखेंगे कि किसानों में ऋणग्रस्तता किस तरह से बढ़ी, कैसे जो किसान था वो अत्यधिक ऋण ग्रसित हो गया। तो देखिए, ब्रिटिश काल में किसानों की ऋणग्रस्तता जो थी वो बढ़ती गई। 1880 में अगर आप देखें तो बहुसंख्यक जो किसान था वो जितने भी सूदखोर थे उनका कर्ज से दबा हुआ था। 1911 में मैकगालन के अनुसार केवल ब्रिटिश भारत में ऋण राशि जो थी वो 300 करोड़ थी। 1925 में देखिए ये 600 करोड़ हो गई, 1929 में ये 900 करोड़ हो गई और 1937 में जो किसानों की ऋणग्रस्तता थी वो बढ़कर 1800 करोड़ हो गई। 1929 में देखिए, जैसा आप सब लोगों को पता है कि विश्व जो था, पूरा का पूरा विश्व आर्थिक मंदी का शिकार था, तो किसान पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उसकी जो आय थी वो आधे से भी अधिक कम रह गई, बहुत ही कम उसकी आय रह गई, जिससे कि उसका जीवन निर्वहन करना भी मुश्किल होता था। ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण ये था कि जो 75% किसान जमीन से अपनी साधारण जीविका भी अर्जित नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ऋण दे रहे हैं, उसके ऊपर फिर वो और सूद उनको देना पड़ता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसका एक जो सामाजिक परिणाम ये भी हुआ कि किसानों में ऋणग्रस्तता बढ़ गई। अगला परिणाम आप देखिए, भूमि का हस्तांतरण काश्तकार से गैर काश्तकार मालिकों में। देखिए, पहले जो भूमि थी वो किसान ही जोतता था। मैंने आपको पहले बताया है कि पूरी जो भूमि थी उसका गांव सामूहिक अधिकारी होता था। अब जो भूमि थी वो पण्य वस्तु हो गई, व्यक्ति की निजी संपत्ति हो गई, वो उसको बेच सकता था, उसकी मिल्कियत थी वो उसको बेच सकता था। तो जहाँ पर एक तरफ उसको जमीन की मिल्कियत हासिल हुई तो उसके साथ उसको कई प्रकार की समस्या भी आ गई। किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता के कारण जितने भी रैयतवाड़ी इलाके थे उनमें बड़े पैमानों पर जमीन काश्तकारों से हाथों से निकलकर सूदखोरों के हाथों में, या आप समझ लीजिए महाजन या जिनको आप जमींदार कहते हैं, उनके हाथों में चली गई। अब आप ब्याज की दर देखिए, कहीं 12% है, कहीं 100% है, कहीं 50% है, तो कहीं वो 300% थी। तो आप कल्पना करिए कि अगर एक व्यक्ति ने 1 रुपया भी लिया है तो उसको कितना ब्याज उसको देना पड़ रहा था। वो ब्याज की राशि चुका ही नहीं पाता था तो उसके हाथ से उसकी ज़मीन निकलती जाती थी। वो लगातार जो था सूद में, कर्ज में डूबता जा रहा था और उसकी जो ज़मीन थी वो महाजन के हाथ में चली जाती थी। ऋणग्रस्तता के कोई वैधानिक उपाय नहीं थे और कुछ वैधानिक उपाय किए भी गए थे तो उसका किसानों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ था। किसान जो थे वो बेचारे न्यायपालिका जा नहीं सकते थे। जमींदार जो था वो तो वकील कर सकता था, वो कानून की जानकारी रखता था, किंतु कृषक जो था उसको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अब आप ये देखिए कि भारतीय किसान जो था, लाभ और प्रतिफल तो बहुत दूर की बात है, वरन वो अपने जीवन निर्वहन के लिए खटता था। भूमि जो थी वो अति संकुचित थी, बहुत ही कम थी। जब भूमि का इतना उपविभाजन और विखंडन हो गया तो भूमि अति संकुचित हो गई। जीवन निर्वाह के वैकल्पिक साधन नहीं थे कि अगर आप कृषि नहीं कर रहे हो तो आप करोगे क्या, आप अपना परिवार और अपना कैसे पालन पोषण करोगे। तो जीवन निर्वहन के वैकल्पिक कुछ साधन नहीं थे। अपनी दुर्दशा से बचने के लिए वो किसी भी प्रकार से काश्तकारी या खेती करने के लिए वो लाचार था। उसे महाजन कम पैसे दे रहा है या उसे ज़्यादा खेत का लगान देना
पड़ रहा है वो हर स्थिति में केवल अपने जीवन निर्वहन के लिए खेती करने के लिए लाचार था। खाद्य सामग्री के लिए उसे जमीन की ज़रूरत थी और ज़मीन के लिए उसे महाजन की मिन्नत करनी पड़ती थी। वहाँ पर देखिए, किसान जो था वो किसी भी प्रकार के नियम कायदे कानून को नहीं जानता था और वो लगातार जो था कर्ज के बोझ में डूबता जा रहा था। नई भूमि व्यवस्था में भूमि पण्य वस्तु हो गई थी। इससे किसान का ये अधिकार तो मिला कि वो जमीन को व्यय कर सकता था और रहन रख सकता था, लेकिन महाजन को भी ये अधिकार मिल गया कि वे किसान की जमीन को हड़प सकता था। नए आर्थिक पर्यावरण में जिस दरिद्रता का जन्म हुआ उसके कारण अधिकाधिक जमीन महाजनों की होने लगी। फलस्वरूप भारतीय कृषक समाज का व्यापक स्वत्व अपहरण हुआ और दूरस्थ जमींदार जो वर्ग था उसका अभिवार हुआ। किसान लोग जो थे वो तो कम हो गए और जमींदार जो वर्ग था उसका अभिवार हो गया। ये भी ध्यान रहे कि महाजन या साहूकार जैसे गैर काश्तकार मालिकों के हाथ में जमीन के चले जाने के बाद भी कृषि के तौर तरीके में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। वही पुराने तौर तरीकों से किसान खेती करता था। किसी भी प्रकार का कि कोई कृषि में उन्नति नहीं हुई। 1892 में स्थापित डेक्कन कमीशन ने इस बात की आलोचना की कि कृषि प्रधान देश में बहुत अधिक कर वसूलने के बावजूद भी खेती में किसी भी प्रकार की कोई तरक्की नहीं हुई है। कर्ज के भारी बोझ ने कृषि और कृषक की प्रेरणा और उसकी जो शक्ति थी उसको क्षति पहुंचाई। सारा जो ऋण के बंधन में कृषक लोग बंधे हुए थे, उन ऋणों ने उनको इतना ज़्यादा जकड़ रखा था कि सूदखोरी की इस सर्वव्यापक निर्मम प्रथा ने रेत की हड्डियों को सारा रस चूस लिया, उसे गरीबी और गुलामी की जिंदगी जीने को बाध्य किया। ऐसी स्थिति में उत्पादन जो था वो तो घटता गया, आदमी की ताकत और इच्छा शक्ति को भी लकवा मार गया। वह भाग्यवादी हो गया। किसी भी प्रकार का वो पुरुषार्थ अब करना ही नहीं चाहता था। उसे ये लगता था कि अगर मैं कुछ काम भी करूँगा तो भी मुझे किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि आशाहीन, थका हारा, लाभ शून्य और उद्देश्यहीन इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए किसान जो था वो मजबूर हो गया। इन सब से ये बात हमें साफ दिखाई देती है कि भारत के अंदर जो नया जमींदार वर्ग पैदा हुआ था उसके समय में किसानों की स्थिति जो थी वो और भी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, कृषि दासता का उद्भव। भारत के कुछ हिस्सों में ऋणग्रस्तता के कारण किसान जो थे वो अंतोगत्वा दास बन जाते थे। कैसे दास बन जाते थे? देखिए, एक किसान है, उसने जमींदार से ऋण लिया। ऋण के ऊपर उसको ब्याज भी देना है, क्योंकि वो जब मूलधन इंटरेस्ट तो देना ही है। अब जब वो ब्याज नहीं चुका पाता है तो वो ब्याज भी उसमें जुड़ता जाता है और वो राशि अत्यधिक हो जाती है कि किसान ये मान लेता है कि वो इसको चुका ही नहीं पाता। वो जब नहीं चुका पाता है तो वो अपने आप को जमींदार का दास बना लेता है। जमींदार बिना किसी प्रकार का वेतन दिए हुए उसे कार्य करवाता है। इस तरह से आप देखिए कि उस समय में जो मध्य युग में ये व्यवस्था थी, ये व्यवस्था आपको 18वीं शताब्दी में भी 19वीं शताब्दी में भी आपको दिखाई दे रही है। तो इस आर्थिक दासता इस हद तक पहुंच गई कि साहूकार की पकड़ अत्यधिक मजबूत हो गई। आपको यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि किस तरह से जो दासत्व था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। बिहार और उड़ीसा में आपको कमी ओटी नाम की एक प्रथा प्रचलित थी। कमी ओटी नाम की एक प्रथा प्रचलित थी। ये व्यवहार थे कृषि दासों द्वारा खेती करने की प्रथा थी। कमियां वो कम्युनिटी थी। एक कमियां लोग अपने मालिक के बांधे हुए नौकर हैं। ऋण के मूल पर जो सूद आता था
जो ऋण उन्होंने लिया था उसका जो इंटरेस्ट या सूद आता था, उसके एवज में उन्हें सारे कार्य करने पड़ते थे। जमींदार की निजी जमीन पर खेती के लिए जो मजदूर बहाल होते थे, उनमें सबसे पहले हाजिर यही लोग होते थे। इनको बिना किसी वेतन के, क्योंकि वो जो सूद है वही इनका वेतन है, उसके एवज में ये कार्य कर रहे हैं, तो बिना किसी वेतन के इनके कार्य करना पड़ता था। या कभी कभी जहाँ और लोगों को 1 रुपया दिया जा रहा है, इनको 1/4 हिस्सा उसका दिया जाता था। तो ये लोग अन्न राशि मजदूरी के रूप में कभी कभी इनको दी जाती थी। इस प्रथा में कमियां लोगों का अधः पतन हो गया था। सारे के सारे जो लोग थे वो कृषि दास बन गए थे। कभी कभी जो थोड़ा बहुत समय बच जाता था उसमें ये कुछ दूसरा कार्य कर लेते थे और कुछ पैसे कमाकर अपनी जीविका चलाते थे। इन लोगों ने ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि ये कभी ऋण चुका पाएंगे। तो देखिए, इस तरह की शर्मनाक जो प्रथा थी वो भी हमको देखने को मिलती है इस समय में। नई विधि व्यवस्था में गरीब किसान की तुलना में जो साहूकार था उसी का पलड़ा भारी रहता था। गरीब किसान ना तो वकील कर सकता था, ना वो अदालत जा सकता था। तो देखिए, किसानों के बारे में प्राय ये कहा जाता था कि वो लोग अपव्ययी होते हैं, वो धर्म के मामले में, रीति रिवाजों के मामले में इतना ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं कि वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। तो उस समय एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के अध्ययन से ये पता चला कि वो त्योहारों में, शादी ब्याह में जो भी धन खर्च करते हैं वो उनकी सारी आमदनी का अल्पांश होता है। किंतु फिर भी महाजन लोग और अन्य लोग उन पर यही आरोप लगाते रहे कि ये लोग इन सब प्रथाओं में धन को अपव्यय करते हैं। इस दयनीय जो स्थिति थी किसानों की, उसमें सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थाएं थी उन्होंने भी कई कदम उठाए, किंतु उससे किसान का कोई भी लाभ नहीं हुआ। भारतीय किसानों की जो बेहद गरीबी थी उसके कारण जो ऋणग्रस्तता थी, अनार्थिक जोतों और आदिम तकनीक पर आधारित कृषि थी, उर्वरशीलता की कमी थी, इन सब कारणों से जो ऋणग्रस्त हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ है कि उसने शादी ब्याह में उड़ाने के लिए ऋण लिया या त्यौहार को मनाने के ऋण लिया, नहीं। अनार्थिक जोतें, उर्वरशीलता की कमी, उसकी बेहद गरीबी, कानूनों का अभाव, इन सब का उसकी ऋणग्रस्तता से गहरा संबंध था। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था मूलतः देखिए औपनिवेशिक, उसका जो कृषि का स्वरूप था अब बदल गया था और वो मूलतः औपनिवेशिक हो गई थी। ये तथ्य देश के मुक्त विकास में बाधक था और किसानों की गरीबी का मूल कारण भी था।